नमस्कार, मैं मनहन सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। आज का मेरा व्याख्यान है भूगर्भिक मानचित्र की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। भूगर्भिक मानचित्र के वर्णन करने के साथ साथ भूगर्भिक मानचित्र से संबंधित विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ स्पष्ट करना। सबसे पहले हम भूगर्भिक मानचित्र किसको कहते हैं। भूगर्भिक मानचित्र किसी भी क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र पर रूढ़ि चिन्हों अथवा छाया विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के शैल दृश्यांशों के वितरण एवं स्वरूप का चित्रण भूगर्भिक मानचित्र कहलाता है। भौगोलिक संदर्भ में हम देखें तो भूगर्भिक मानचित्र के अंतर्गत किन किन युगों में ये शैल संरचना का निर्माण किया गया है, संस्तर किस किस प्रकार के मिलते हैं, संस्तरों का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनका क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन हम भूगर्भिक मानचित्र में करते हैं। भूगर्भिक मानचित्र की उपयोगिता, क्योंकि भूगर्भिक मानचित्रों के द्वारा किसी प्रदेश के शैल संरचना के लक्षणों को स्पष्ट किया जाता है। इनका उपयोग भूविज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, भौतिक भूगोल इनमें किया जाता है। भूविज्ञान में खनिज प्राप्ति की संभावना किन किन क्षेत्रों में है, सिविल इंजीनियरिंग के संदर्भ में बांध कहाँ निर्मित किए जाएं, जलाशय कहाँ निर्मित हो, जल आपूर्ति किस प्रकार से की जाए, भवनों का निर्माण के लिए स्थलों का चयन किस प्रकार से हो, हवाई अड्डे का निर्माण किन स्थलों पर किया जाए, और अगर नए नगर बसाने हो तो नगरीय अधिवास बसाने के पूर्व उस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट का अध्ययन किया जाता है, जिससे वहां आवास व्यवस्था करने में, जल की व्यवस्था करने में, परिवहन के साधनों की व्यवस्था करने में सुविधाएं हों। भूगर्भिक मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं: पृष्ठीय मानचित्र, दृश्यांश मानचित्र, क्षेत्रीय भूगर्भिक मानचित्र और संरचनात्मक भूगर्भिक मानचित्र। पृष्ठीय भूगर्भिक मानचित्र उन मानचित्रों को कहा जाता है जिसमें पृष्ठ पर मिट्टी, वनस्पति का आवरण मिलता है। दृश्यांश भूगर्भिक मानचित्र उन मानचित्रों को कहते हैं जिन मानचित्रों में आधार शैलें जो है नग्न होकर के धरातल पर दिखलाई देती हैं, और उनका वितरण जब इन मानचित्रों में प्रदर्शित किया जाता है तो उसको दृश्यांश भौगोलिक मानचित्र कहा जाता है। क्षेत्रीय भौगोलिक मानचित्र प्लान दृश्य से संबंधित जो भूगर्भिक विवरण होते हैं उनके क्षेत्रीय वितरण को प्रदर्शित करना ये क्षेत्रीय भूगर्भिक मानचित्र की प्रमुख विशेषता होती है, और इसी के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में भौगोलिक संरचना किस किस प्रकार की पाई जाती है। संरचनात्मक जो भूवैज्ञानिक मानचित्र होता है, इसमें भूवैज्ञानिक संरचना को स्पष्ट किया जाता है, और भूवैज्ञानिक संरचना का विवरण या तो रूढ़ि चिन्हों के माध्यम से या छायांकन विधि के द्वारा किया जाता है, और इंडेक्स में स्पष्ट तौर पर कहाँ किस प्रकार की संरचना पाई जाती है उसका विवरण दिया हुआ होता है। भूगर्भिक मानचित्र को कुछ लोगों ने 2 प्रकारों में ही विभाजित किया है: अपूर्ण भूगर्भिक मानचित्र, जियोलॉजिकल डिप्थ मैप, और ठोस भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक मानचित्र, सॉलिड जियोलॉजिकल मैप। अपूर्ण भूवैज्ञानिक मानचित्र में पृष्ठीय आवरण का
वर्णन किया जाता है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय जो वितरण है ये भी प्रदर्शित होते हैं, जबकि ठोस भूवैज्ञानिक मानचित्र में केवल आधार जो शैलें होती हैं, दृश्यांश के वितरण के साथ साथ भूवैज्ञानिक संरचना इसमें प्रदर्शित की जाती है। भूगर्भिक मानचित्रों को या तो रूढ़ि चिन्हों के द्वारा पहचाना जाता है या छायांकन विधि करके हम भूवैज्ञानिक मानचित्र में शैल संरचनाओं की भूवैज्ञानिक आयु और संरचनात्मक विशेषताएं और शैलों के प्रकार को जानते हैं। रूढ़ि चिन्ह और छायाओं के द्वारा हम भूवैज्ञानिक मानचित्र को स्पष्ट करते हैं। इनको स्पष्ट करने की दो विधियां हैं, एक तो रंग विधि और दूसरा है अक्षर विधि। तो रंग विधि के आधार पर अलग अलग भूगर्भिक संरचना को अलग अलग रंगों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अक्षर विधि के आधार पर अलग अलग अक्षरों का उपयोग कर इनकी भूगर्भिक युग इनको जाना जा सकता है। जैसे भूवैज्ञानिक युगों में अगर कैम्ब्रियन युग का है तो अक्षर विधि के द्वारा सीए, आर्डोविशियन इसके लिए ओ, सिल्यूरियन के लिए एस, डिवोनियन के लिए डी, कार्बोनिफेरस के लिए सी, पर्मियन के लिए पी, ट्रायासिक के लिए टीआर, जुरासिक के लिए जे, क्रिटेशियस के लिए के, टर्सरी के लिए टी और प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युग के लिए क्यू, क्वाटरनरी इसका इन शब्दों का उपयोग होता है, अक्षरों का उपयोग होता है। इसी को दूसरी जो विधि है इसमें अल्फाबेटिक स्मॉल लेटर अंग्रेजी का उपयोग करके ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई इस प्रकार से भी संस्करणों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा रूढ़ चिन्हों के माध्यम से, अगर संस्तर क्षैतिज है तो इस प्रकार का चिन्ह, ऊर्ध्वाधर है तो इस प्रकार का चिन्ह, अगर उसमें नमन है तो कितना डिग्री है इस प्रकार का चिन्ह, अपूर्ण सीमाएं हैं तो इस प्रकार का चिन्ह, विषम विन्यास तल से संबंधित भौगोलिक मानचित्र है तो इस प्रकार के रूढ़ चिन्हों को प्रयोग में लाते हैं। छायांकन विधि के द्वारा भी भूवैज्ञानिक मानचित्रों को हम पहचानते हैं। जैसे एलुवियम के लिए इस प्रकार छायांकन किया जाता है, चीका के लिए इस प्रकार का, और मड स्टोन के लिए इस प्रकार, लाइमस्टोन चूने के पत्थर के लिए इस प्रकार की शेडिंग की जाती है, शैल के लिए इस प्रकार, आग्नेय शैलों के लिए इस प्रकार से शेडिंग होती है। तो अलग अलग चट्टानों के लिए आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित इन चट्टानों के लिए भी अलग अलग छायांकन विधि के द्वारा इनको स्पष्ट किया जाता है। भूवैज्ञानिक मानचित्रों के संदर्भ में आवश्यक जो तथ्य हैं इनमें सबसे पहला है संस्तर। संस्तर किसको कहा जाता है? एक ही प्रकार का शैल संगठन को हम संस्तर कहते हैं, एक ही प्रकार के रॉक फॉर्मेशन को संस्तर कहा जाता है। संस्तर में तीन बातें मुख्य रूप से होती हैं। एक तो एक ही प्रकार के शैल संगठनों से निर्मित होता है, एक ही प्रकार के शैल संगठनों में क्रमबद्धता पाई जाती है, और दो स्पष्ट तलों के द्वारा संस्तर को अलग किया जाता है। जिन तलों के द्वारा हम संस्तरों को अलग करते हैं उसको संस्तर तल कहा जाता है। जैसे इसमें ये ए संस्तर है और ये निचला संस्तर तल, ये ऊपरी संस्तर तल, लोअर बेडिंग प्लेन, अपर बेडिंग प्लेन। इस संस्तर के लिए ये लोअर बेडिंग प्लेन होगा, ये अपर बेडिंग प्लेन होगा। तो दो संस्तरों के बीच एक उभयनिष्ठ तल होता है जो ऊपरी संस्तर के लिए निचला तल होगा और निचली संस्तर के लिए ऊपरी संस्तर तल होगा। शैल दृश्यांश। शैल दृश्यांश
आउटक्रॉप धरातल पर अपर्दन और अपक्षय या अनाच्छादन की क्रियाओं के फलस्वरूप जो पृष्ठीय आवरण है वो हट जाते हैं और ये नग्न शैलें जब धरातल पर दिखलाई देती हैं तब इनको शैल दृश्यांश कहा जाता है। रॉक आउटक्रॉप इसको कहते हैं। संस्तर आवश्यक नहीं है कि हमेशा क्षैतिज हो। संस्तरों का जो निर्माण होता है, अलग अलग भौगोलिक युगों में अलग अलग प्रकार के संस्तर बनते हैं। सामान्य तौर पर संस्तरों का जो निक्षेपण है, पुराने जो संस्तर है सबसे नीचे और ऊपर की ओर अगर हम जाएं तो इनका क्रम नवीन होते जाता है। ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं तो सबसे नीचे जो इंडेक्स में संस्तर दिया रहेगा वो प्राचीन संस्तर होगा और सबसे ऊपर जो संस्तर है वो नवीन संस्तर होते हैं। अगर इंडेक्स दाएं से बाएं है तो बाईं ओर के जो संस्तर हैं वो प्राचीन होंगे और दाहिनी ओर के जो संस्तर हैं वो नवीन होंगे। इंडेक्स में स्पष्ट तौर पर संस्तरों का उल्लेख होता है और ये आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इन संस्तरों को लेकर के ना हो। अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से संस्तरों के छायांकन विधि के द्वारा अलग अलग सेट का उपयोग किया जाता है। नमन संस्तरों में क्षैतिज तल के संदर्भ में जब संस्तरों में झुकाव होता है तो उसको नमन कहते हैं और नमन की जो दिशा है ये उत्तर के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। उत्तर से या पूर्व है या पश्चिम की ओर है और जितना नमन होता है उसको लिख दिया जाता है। नमन दो प्रकार का होता है, यथार्थ नमन और आभासी नमन, ट्रू डीप और एपिरेंट डीप। ट्रू डीप यथार्थ नमन वास्तव में यथार्थ नमन दो जो नति लंब रेखा है इनके बीच जो ऊर्ध्वाधर दूरी जो होती है इसी को क्षैतिज तुल्यांक कहा जाता है और इस क्षैतिज तुल्यांक के आधार पर यथार्थ नमन निकाला जाता है। इसका सूत्र है, मैथमेटिकल अगर कैलकुलेशन करें तो ट्रू डीप यथार्थ नमन बराबर टेंजेंट 1 वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो वर्टिकल इंटरवल ये समोच्च रेखी जो अंतर होता है भौगोलिक मानचित्र, इसके आधार पर जैसे इसमें 300, 400, 500 तो 100 मीटर का अंतर है तो वर्टिकल इंटरवल 100 और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यहाँ पर ये दो स्ट्राइक लाइन है और इन दो स्ट्राइक लाइनों के बीच ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींची गई है इनकी जो दूरी है ये दूरी को लेकर के इसको स्केल के आधार पर कन्वर्ट किया जाता है। स्केल के आधार पर कन्वर्ट करने पर मान लीजिए ये 340 मीटर इनका कैलकुलेशन आता है तो 340 से 100 को भाग देने पर टेंजेंट वैल्यू आता है 0.0294 और इस टेंजेंट वैल्यू को टेंजेंट टेबल में जब हम देखते हैं तो ये आता है 16 डिग्री 18 मिनट। तो इस प्रकार से हम यथार्थ नमन ज्ञात करते हैं और आभासी नमन ज्ञात करने के लिए दो स्ट्राइक लाइन के बीच 90 अंश को छोड़ करके किसी भी दिशा में हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की जो दूरी है उसको निर्धारित करते हैं। जैसे इसमें आभासी नमन के लिए ई और एफ के बीच की जो दूरी होगी ये क्षैतिज तुल्यांक होगा। तो उसी के आधार पर आभासी नमन ज्ञात किया जाता है। ये नमन का कोण 0 से 90 अंश के बीच ही होता है। हमेशा आभासी नमन का मान कम होता है और यथार्थ नमन का मान ज्यादा होता है। इसका मुख्य कारण यह है
कि क्षैतिज तुल्यांक की जो लंबाई है ये आभासी नमन में ज्यादा होती है, इसलिए उसका मान ज्यादा आता है, जबकि वर्टिकल इंटरवल जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी कारण से हमेशा यथार्थ नमन अधिक होता है और आभासी नमन कम होता है। नतिलंब रेखा, नतिलंब रेखा नति के साथ, नति धनलंब, नति के साथ समकोण बनाती हुई जो रेखा खींची जाती है इसको नतिलंब रेखा कहा जाता है। जैसे यहां पर ये 300 मीटर की समोच्च रेखा है जो इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, तो इनको मिलाते हुए एक रेखा हम खींचते हैं तो ये नतिलंब रेखा हो जाती है। ये 300 मीटर की नतिलंब रेखा है, ये 400 मीटर की नतिलंब रेखा है, ये 500 मीटर की नतिलंब रेखा है। नतिलंब रेखाएं अनेक एक भौगोलिक मानचित्र में खींचे जा सकते हैं। ये सरल और समानांतर होते हैं। इन नतिलंब रेखाओं को संसरी समोच्च रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। शैल संस्तरों की मोटाई, चौड़ाई और गहराई का भी निर्धारण किया जाता है। सामान्य तौर पर अगर संस्तर क्षैतिज है तो ऊपरी संसर्तर और निचले तंत्र तल के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है ये इसकी मोटाई कहलाती है। चौड़ाई, जैसे ये रॉक आउटक्रॉप है तो ये शैल दृश्यांश है, तो यहां पर ये संस्तर की चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। भौगोलिक मानचित्रों का अध्ययन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात है संस्तरों को पहचानना। कोई भी भौगोलिक मानचित्र अगर अध्ययन के लिए दिया जाता है तो सबसे पहली बात उस भौगोलिक मानचित्र को पहचानना होता है। दिया गया भौगोलिक मानचित्र क्या क्षैतिज संस्तर का है, क्या नत का है, क्या वलित का है, क्या भ्रंशित का है या विषम विन्यास क्रम का है। अगर संस्तर क्षैतिज होगा तो समोच्च रेखाएं संस्तरों को क्रॉस नहीं करेंगी। समोच्च रेखाएं और संस्तर तल जो है वो समानांतर होते हैं। अगर संस्तर नत है तो समोच्च रेखाएं संस्तरों को काटेंगी झुकी हुई होने के कारण, क्योंकि जब भूगर्भ में इन संस्तरों का क्रम जब निर्मित होता है तो क्षैतिज रहता है, लेकिन भौगर्भिक क्रियाओं के फलस्वरूप इसमें झुकाव आता है, इसका नमन जो है वो पाया जाता है। इसलिए सामान्य तौर पर संस्तरों का क्षैतिज होना ये कभी कभी मिलता है जहां पर भौगोलिक क्रियाएं घटित नहीं हुई रहती हैं और जिस रूप में संस्तरों का निर्माण हुआ रहता है उसी रूप में क्रम से संस्तर मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर संस्तरों में या तो वलन होगा या तो भ्रंशन होगा। भ्रंशन अगर है तो भ्रंश रेखाओं के सहारे संस्तरों में ऊपर नीचे खिसकाव होगा। वलित होगा संस्तर तो एक ही संस्तर की पुनरावृत्ति भूगर्भिक मानचित्र में दिखलाई देगी, और अगर संस्तर समविन्यास का क्रम का है तो उसका जो निर्माण है वो एक ही क्रम में होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के अलग तलों का उल्लेख नहीं होगा। और अगर विषम विन्यास तल का है तो उसमें विषम विन्यास तल दिया हुआ रहता है। एक ओर के संस्तर अलग भौगोलिक के होते हैं और दूसरे ओर के संस्तर अलग भौगोलिक के होते हैं। तो इन आधारों पर संस्तरों को पहचाना जाता है। दूसरा है उच्चावच। संस्तरों के आधार पर जब हम समोच्च रेखा का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि कहां पर उस मानचित्र में ऊंचाई अधिक है, कहां कम है, पठारी क्षेत्र का है, पहाड़ी क्षेत्र का है, मैदानी क्षेत्र का है। संस्तरों का क्रम कौन सा प्राचीन है, कौन सा नवीन है। परिच्छेदिका का निर्माण समोच्च रेखाओं के आधार पर किया जाता है। परिच्छेदिका निर्मित करने के लिए
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मापनियों को ध्यान में रख करके परिच्छेदिका निर्मित की जाती है। परिच्छेदिका निर्मित करने के बाद जहां जहां पर संस्तर परिच्छेदिकाओं पर जो सेक्शन रेखा होती है उस सेक्शन रेखा को काटती है, अनुभाग रेखा को, तो वहां पर परिच्छेदिकाओं को निर्मित किया जाता है। अगर संस्तर क्षैतिज हैं तो क्षैतिज तल के समानांतर संस्तरों का निर्माण होता है। यदि संस्तर झुका हुआ है तो जितने डिग्री झुका हुआ है और उत्तर के संदर्भ में जिस दिशा में है पूर्व या पश्चिम, तो उतने अंश का कोण बना करके परिच्छेदिका पर संस्तरों को निर्मित किया जाता है। उच्चवच और भूगर्भिक संरचना में संबंध। जब हम परिच्छेदिका निर्मित करते हैं और परिच्छेदिका पर संस्तरों को प्लाट करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें उच्चवच और भौगर्भिक संरचना के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है। उच्चवच कहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है, ढाल किधर है, घाटी का निर्माण हुआ है, कहाँ पर अपर्दन ज्यादा है, कहाँ अपर्दन कम है, कहाँ कठोर चट्टाने हैं, कहाँ नरम चट्टाने हैं, इसका अध्ययन कर हम उच्चवच और भूगर्भिक संरचना में संबंध स्थापित करते हैं और इस प्रकार से दिए गए भूगर्भिक मानचित्र का क्रमशः हम अध्ययन करते हैं।